पार्ट 4 है, वाइंड अप कर दिया जाएगा सब कुछ। कुछ मिसलेनियस एस्पेक्ट्स जो इन्हें रीसेंट डेवलपमेंट्स का नाम दे सकते हैं। रीसेंट डेवलपमेंट्स, मॉनसून क्लाइमेट, या इसे हम इम्पैक्ट ऑफ द मॉनसून क्लाइमेट में कवर कर देते हैं। एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन को डिटेल में करा देते हैं। वाल्कर ऑसिलेशन टॉपिक वाइंड अप कर देते हैं। कुछ खास तरह की प्रेसिपिटेशन रेनफॉल्स को समझा देते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं रेनफॉल के सिस्टम में। वेरी फर्स्ट एस्पेक्ट इज वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। तो पहला हमारा टॉपिक है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। भारत के क्लाइमेट में इसका क्या इम्पैक्ट है और ये किस तरह से हमारी एग्रीकल्चर, लोगों की लाइवलीहुड को इफ़ेक्ट करता है, ये सारा समझते हैं। ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की क्या कहानी है अगर हम देखें तो, अगर आप ग्लोब की बात करते हैं तो ग्लोब पे ये एशिया का पार्ट है इंडिया, और इंडिया सराउंडेड बाय इन द वेस्ट बाय द अरेबियन सी, इन द ईस्ट बाय द बे ऑफ बंगाल ब्रांच, इन द साउथ बाय द इंडियन ओशन। आपने ज्योग्राफिकली अगर आप देखें तो सारा वर्ल्ड यूनाइटेड है। ये तो पॉलिटिकल बैरियर है जो आपने क्रिएट कर रखे हैं। इंडिया बना दिया, बगल में पाकिस्तान बना दिया, आपने अपनी एक इमेजिनरी लाइन देख ली, इक्वेटर, उसके साउथ में इंडियन ओशन या नॉर्थ इंडियन ओशन। अदरवाइज इंडियन ओशन एक यूनाइटेड ओशन है पूरा, ज्योग्राफिकली, जियोमॉर्फोलॉजिकली। ऑस्ट्रेलिया और भारत पूरा इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के थ्रू कनेक्टेड हो जाता है। तो कुल मिलाकर के इस इंडिया के वेस्टवर्ड अगर आप आना शुरू हो जाएं तो यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि ये 23.5 से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रही है, जो बिल्कुल इंडिया के बीचों बीच गुजर रही है, इसके ऊपर हम आते चले जाएं तो ये फर्दर मेडिटेरेनियन रीजन बनता है। और ये मेडिटेरेनियन रीजन अगर हम देखें तो बिल्कुल इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है, जम्मू कश्मीर का नॉर्दर्न रीजन, बिल्कुल ये रीजन इस रीजन के बराबर के लैटिट्यूड को शेयर करने का काम करता है। और इंडिया का नॉर्थ साउथ एक्सपेंस आपको पता है कि अप्रॉक्सीमेटली 8 डिग्री से 37 डिग्री तक है। कहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रही है 23.5, कहाँ इंडिया का नॉर्दर्न रीजन 37 डिग्री, और 37 डिग्री से भी अगर हम अबव देखें तो मेडिटेरेनियन सी फैला हुआ है, 40-45 डिग्री पर्टिकुलरली जा रहा है। तो वर्ल्ड लेवल पे होता क्या है, ये होता है, अगर हम वर्ल्ड लेवल की प्रेशर बेल्ट्स की बात करें तो एक प्रेशर बेल्ट 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे और एक प्रेशर बेल्ट 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे बनती है। 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड और 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड वाली ये जो प्रेशर बेल्ट बनती है, इस प्रेशर बेल्ट के बनने का कारण ये है कि जो इक्वेटर से कन्वेक्टिव सेल खड़े हुए थे, वर्टिकल अपवर्ड मूवमेंट हुई थी, अपर ट्रोपोस्फेयर रीजन में जाने के बाद ये डाइवर्जन होगा और फिर ये 30 डिग्री पे आकर के फॉल करेगी, तो ये जोन ऑफ सब्सिडेंस ऑफ द एयर है। तो जब भी एयर का असेंट होता है तो असेंट करने वाली एयर की एक खासियत है कि उसने सरफेस से हीट ली थी। उस सरफेस से आने वाली हीट की वजह से, उस टेम्परेचर की वजह से उसकी एक अपनी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है, और उसी हीट की वजह से उसने वाटर मॉलिक्यूल्स को इवेपोरेट करके अपने साथ ले लिया था। तो एक फिक्स वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एंड एक फिक्स वैल्यू ऑफ वॉल्यूम के साथ उस हीट को लेकर के और उसमें इवेपोरेटेड वर्जन में मॉइस्चर को लेकर के वो वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रही है। ऐसे में होता क्या है, मान लीजिए उसकी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी उस टेम्परेचर और उस वैल्यूम में जो है उस एयर पैकेट का 5 किलो किसी तरह से वो मॉइस्चर रिटेन कर सकती है, और अभी उसके अंदर मॉइस्चर है 3 किलो, लेकिन टेम्परेचर की वजह से वो वर्टिकली अपवर्ड मूव होनी शुरू हो गई है। और वर्टिकली अपवर्ड मूव होने की वजह से दो चीज़ें होंगी। पहला तो अपवर्ड मूव होने की वजह से, अपवर्ड मूव ही इसलिए हो रही है कि पोटेंशियल एनर्जी के माध्यम से चल रही है, पोजीशन लो से हाई की तरफ बढ़ रही है, और इसकी वजह से उसकी टेम्परेचर लूज होता चला जा रहा है क्योंकि हीट रिलीज हो रही है, क्योंकि वही हीट उसे ऊपर लेकर के जा रही है। और वो हीट जब रिलीज हो रही है तो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन है, तो हीट रिलीज होना, टेम्परेचर डाउन आ रहा है, पहला फैक्टर।
तो जब भी किसी एयर पैकेट का टेम्परेचर डाउन आ जाएगा तो उसकी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी भी डाउन आ जाएगी। पहले वो 5 किलो ह्यूमिडिटी होल्ड कर सकता था, अब वो 3-4 किलो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी होल्ड करता है सिर्फ। और दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जैसे जैसे अपवर्ड मूव करेगी तो ग्राउंड सरफेस पे वार्म होने की वजह से एक्सपैंड हुई थी, अपवर्ड मूव करते हुए हीट लूज होने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी। और जब ये कॉन्ट्रैक्शन होना तो वॉल्यूम भी कम होगा। तो पहले वाले वॉल्यूम में अगर 5 किलो मॉइस्चर रिटेन कर सकती थी, अब वाले वॉल्यूम में सिर्फ 3 किलो मॉइस्चर रिटेन कर सकती है। तो मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी भी अब 3 किलो ही रह गई है। टेम्परेचर डाउन आ गया, वॉल्यूम भी कम हो गया, और ह्यूमिडिटी थी भी कितनी, 3 ही किलो। तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कितनी है, 3 किलो, और ह्यूमिडिटी कैपेसिटी भी कितनी, 3 किलो। तो दोनों बराबर हो गए, तो सैचुरेशन पॉइंट रीच हो गया। और सैचुरेशन पॉइंट जिस हाइट पे रीच हो जाता है, यहाँ से बिगिनिंग होती है कंडेंसेशन की फिर। और कंडेंसेशन क्या है, उन इवेपोरेटेड मॉलिक्यूल्स का आपस में आकर के जुड़ करके आइस ड्रॉपलेट, वाटर ड्रॉपलेट बना देना। और ये कई बार बहुत ऊपर चले जाते हैं, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट के भी आगे चला जाता है, तो बहुत ज़बरदस्त स्नो बन जाती है। तो इस तरह से कंडेंसेशन, तो कोई भी असेंडिंग एयर ऑलवेज कंडेंस करके आपको रेनफॉल देती है, क्योंकि कंडेंसेशन होता है। लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा, जब इसने रेनफॉल करा दिया तो किसी एक रीजन पे जाने के बाद इसकी वर्टिकल मूव करने वाली वो जो अपवर्ड करेंट्स हैं वो वीक पड़ेंगे ही, और इसको फिर अब हॉरिजॉन्टल पाथ तय करना है, ग्लोब पे हॉरिजॉन्टल पाथ तय करना है। और एक समय में इतनी भी ताकत नहीं रहेगी कि हॉरिजॉन्टल पाथ भी रख सके, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी खींचेगी। विंड का अपना वेट तो इसी वजह से बन रहा है ना, मॉलिक्यूल्स है ना। कोई भी मॉलिक्यूल को ग्रेविटी कैसे छोड़ देगी भाई? एटमॉस्फेयर को अर्थ ने कैसे पकड़ रखा है? एटमॉस्फेयर अर्थ को छोड़ के भाग क्यों नहीं जाता है? अर्थ की ग्रेविटी ने एटमॉस्फेयर को बाउंड करके रखा अपने साथ, वरना एटमॉस्फेयर कब का छोड़ के भाग जाता। तो विंड गिरेगी, अब इतनी ताकत नहीं है कि अर्थ की ग्रेविटी को तोड़ करके हॉरिजॉन्टली, पहले तो वर्टिकल भी नहीं कर पा रही थी, अब हॉरिजॉन्टल भी 30 डिग्री पे गिरेगी। तो गिरती हुई विंड में सबसे पहला तो एस्पेक्ट है कि वॉल्यूम एक्सपेंड हो जाएगा, क्योंकि गिरते गिरते टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, सरफेस के क्लोज आ रही है। दूसरा, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 किलो चली गई भाई। और ह्यूमिडिटी है ही कितनी, बादल बन के बरस गई थी 500 ग्राम, 1 किलो ह्यूमिडिटी, 1 किलो एक्चुअल ह्यूमिडिटी 1 किलो, और कैपेसिटी चली गई 7 किलो, 10 किलो। लिफाफा बड़ा हो गया, डब्बा कंटेनर बड़ा कर दिया हमने, और कंटेनर गर्म भी कर दिया। इसकी वजह से नीचे आने वाली हवाएं जो डिसेंड करती हैं, ये ड्राई होती हैं, ये वार्म होती हैं। ट्रॉपिकल रीजन में, टेम्परेट रीजन में कूल होती हैं, ड्राई होती हैं। क्लाउड क्लियर होता है, स्काई क्लियर होता है, क्लाउड नहीं होता, सन ब्राइट होता है। तो डिसेंडेंस ऑफ द विंड के साथ ये कनेक्टेड है, और असेंडेंस ऑफ द विंड के साथ कनेक्टेड है ये। तो रेनफॉल होने के लिए भाई असेंडेंसी ऑफ द एयर तो रिक्वायर्ड है, और रेनफॉल नहीं कराना है तो डिसेंड करा दो। आई बात समझ में? अगर विंड असेंड कर रही है तो नाम ये दे दिया गया कि एंटी क्लॉकवाइज है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो साइक्लोनिक कंडीशन है। और विंड डिसेंड कर रही है तो नाम दे दिया गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो एंटी साइक्लोनिक कंडीशन है। तो 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे एंटी साइक्लोनिक कंडीशन रहती है, विंड डिसेंड करती है, और 0 डिग्री इक्वेटर पे साइक्लोनिक कंडीशन रहती है, विंड असेंड करती है। तो असेंडेंसी और डिसेंडेंसी, एक रीजन हाई रेनफॉल रीजन है 0 डिग्री इक्वेटर, और 30 डिग्री डेजर्ट रीजन है, वर्ल्ड लेवल पे ड्राई रीजन है, कुछ है ही नहीं। क्लियर? सूखा पड़ा है बेचारा, इसकी ज़िंदगी में कोई हरियाली नहीं, चारों दिशाओं में घूम के देखता कोई मिल जाए तो मिलती नहीं, इस तरह से जीवन बिता रहा है। अब ऐसे में होगा क्या? ये 30 डिग्री पे जब गिरेगा, ये अपना कोई तो जुगाड़ लगाएगा, ये खाली रहने वालों में से नहीं है, क्योंकि उम्मीद से जीवन है, तो ये उम्मीद पैदा करेगा। 30 डिग्री पे गिरने के बाद ये बिखरेगा 2 हिस्सों में, सरफेस से टच करके। एक तो ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड बन के फिर से इक्वेटर की तरफ, लो प्रेशर की तरफ जाएगा, और एक ये जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आप इस तरह से जा रहे हैं लो लैटिट्यूड से हाई लैटिट्यूड की तरफ, तो आप अपने राइट मुड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, साउथ वेस्ट। और साउथ वेस्ट बन के ये किस तरफ जाएगा, लो प्रेशर जो 60 डिग्री वाला है, जो डायनेमिकली इंड्यूस हुआ ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो एक विंड चली गई नॉर्थ ईस्ट बन के इक्वेटर की तरफ, ट्रेड विंड, और एक चली गई साउथ वेस्ट बन के 60 डिग्री लैटिट्यूड की तरफ। और ये साउथ वेस्ट वाली को हमने क्या बोला है, वेस्टर्ली, और इसको क्या बोलेंगे, वार्म वेस्टर्ली। और ये वार्म वेस्टर्ली विंड सरफेस पे फ्लो कर रही है।
एक वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम हवा में फ्लो करती है 10-12 किलोमीटर ट्रोपोस्फेयर, एक सरफेस पे वेस्टर्ली फ्लो कर रही है। ये 30 डिग्री के हाई प्रेशर बेल्ट से फ्लो कर रही है, 60 डिग्री के लो प्रेशर बेल्ट तक फ्लो कर रही है। तो 60 डिग्री के लो प्रेशर बेल्ट पे एक विंड जब नीचे से गई है 30 डिग्री से, तो एक विंड वहाँ पर आ रही है 90 डिग्री से भी, वो नॉर्थ ईस्ट से आ रही है, उसे नॉर्थ ईस्टर्ली या ईस्टर्ली कहते हैं। तो दोनों वेस्टर्ली और नॉर्थ ईस्टर्ली 60 डिग्री वाले लो लैटिट्यूड पे टकराए हैं, एक वार्म है, कोल्ड है, पोलर रीजन से आ रही है। तो डिफरेंट कैरेक्टर की विंड्स टकरा रही है, तो पोलर फ्रंट, एक फ्रंट बन रहा है, साइक्लोनिक फ्रंट, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट है, इसकी वजह से फ्रंट बन के साइक्लोन बन रहे हैं। लेकिन इस बात को कभी नहीं भूलना कि प्रेशर बेल्ट शिफ्ट होती रहती है। और जब हम विंटर सीजन की बात करते हैं तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन कहीं साउथवर्ड है, मतलब 22.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे है। तो जो नॉर्मल पोजीशन 30 डिग्री नॉर्थ प्रेशर बेल्ट की 30 डिग्री पे रहती है, वो कहीं ना कहीं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नीचे ड्रिफ्ट होकर के 15 से 20 डिग्री पे आ गई है। सारी प्रेशर बेल्ट नीचे की तरफ खिसकेंगी ना, रिस्पॉन्स किया करो, तो वो 15 से 20 डिग्री पे खिसक के आ गई है। और जो 60 डिग्री पे रहती थी लो प्रेशर बेल्ट, वो भी खिसक के नीचे आ गई है, 40 से 45 डिग्री के पास खिसक के आ गई है। तो अब पोलर रीजन से आने वाली नॉर्थ ईस्टर्ली और हाई प्रेशर बेल्ट से जाने वाली साउथ वेस्टर्ली, जिसे वेस्टर्ली कहते हैं, दोनों के बीच में टकराव कहाँ हो रहा है? कहीं ना कहीं 40-45 डिग्री लैटिट्यूड के पास। और टकराने के बाद दोनों क्या बना रही हैं? साइक्लोन। और साइक्लोन बन रहा है मेडिटेरेनियन ओशन के रीजन में, एनॉर्मस मॉइस्चर है, और इसकी वजह से वहाँ से चल करके वेस्ट से ईस्टवर्ड इंडिया की तरफ आ रहा है। तो लैटिट्यूड जोन एक्सप्लेन करा दिया प्रेशर बेल्ट के नॉर्थवर्ड साउथवर्ड मूवमेंट से, और क्लियर भी कर दिया कि सर्दियों में ही दोनों प्रेशर बेल्ट साउथवर्ड खिसकती हैं, और भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सर्दियों में ही आते हैं। और बनते क्यों हैं? दो एयर विंड के टकराने से बनते हैं, और टकराने के बाद दो डिफरेंट कैरेक्टर की हैं, एक वार्म है, कोल्ड है। साउथ से यानी वो वाली वार्म इक्वेटर रीजन से आ रही है, नॉर्थ वाली कोल्ड है, पोलर रीजन से आ रही है। ज्योग्राफी में ऐसे ही डिस्कस करते हैं कि एक नीचे से इक्वेटर रीजन से, एक पोलर रीजन से, और अल्टीमेटली दोनों गर्म ठंडी मिलके तो फ्रंट बन गया, और फ्रंट बनने के बाद साइक्लोन बन गया। साइक्लोन बड़े एक्सटेंसिव बनते हैं, थंडर भी रहता है, कुमुलोनिम्बस क्लाउड होते हैं, और थंडर करते कुमुलोनिम्बस क्लाउड करते बड़े डार्क होते हैं, लेकिन बड़े एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत किलोमीटर कवर करते हैं। डर जाओगे आप, 9-9 हज़ार किलोमीटर का डायमीटर बना देते हैं भाई, जान निकल जाती है बंदे की ख़त्म करते करते। चलना शुरू कर देते हैं, यहाँ से दिल्ली निकल जाते हैं, दिल्ली के बाद आगे निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता, यूपी खत्म हो गया, बिहार खत्म हो गया, अरुणाचल प्रदेश तक सिमटी रहती, बिखरी रहती है, और फिर कहते हैं ख़त्म ही नहीं हुई। इसी की छतर छाया में पूरा उत्तर भारत घूम सकते हो। अमृतसर से हावड़ा की टिकट कटा लेना ट्रेन की अकाल तख्त, घूम लेना इसे के अंडर। ओके, तो ये इसकी ज़िंदगी कहानी है। अब यहाँ से बढ़ने के बाद तो यहाँ तो बन गई, यहाँ पे पूरे अपने मज़े दिखाएगी, ये पूरा करेगी अपना, पूरा यूरोप को लबालब कर रही है, लेकिन इसको पता ही नहीं है कि इसके उन्माद को ज़्यादा समय तक यहाँ पे कोई रहने नहीं देगा। अपर एयर में एक और ज़बरदस्त चीज़ चल रही है, ऐसे ऐसे करके मिएंडर, और ये है अपर एयर ट्रोपोस्फेरिक वेस्टर्ली, जिसे अमेरिकन जेट प्लेन ने पता लगाया था जब वो वर्ल्ड वार में जा रहे थे जापान, तो नाम रख दिया वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। और रफ्तार बड़ी रहती है भाई इसकी, ये 150, 200, 80, 300, 400 किलोमीटर तक जाती है सर्दियों में। और ये जब आ रही है इस तरह से, नीचे देख रही है साइक्लोन है, इसने साइक्लोन को ऐसे पकड़ा गले से, कहती चलो आगे, और साइक्लोन को पकड़ के लेके आ रही है इंडिया तक। लेकिन साइक्लोन की एक प्रवृत्ति, रास्ते में कितने पर्वत आ रहे होंगे, कितने माउंटेन आ रहे हैं, क्या क्या नहीं आ रहा है, सब कुछ करता हुआ आ रही, सारी बरसात करा दी। और भारत तक आते आते फिर से एक बार नवा यौवन लेती है जवानी, फिर से गेन करती पर्शियन गल्फ रेड सी से, लेकिन कितना कर लेगी? ज़्यादा तो कर नहीं पाएगी। रास्ते में पाकिस्तान वाले बैठे हैं, वो कह रहे हैं यहाँ भी कुछ करके जाओ, कर आके इराक, ईरान, पाकिस्तान सब ले लेते हैं। बताओ, पानी भी ले लिया, बरसात भी ले ही ली, और उसके बाद किसी तरह से भारत में घुसती है सुलेमान किरथार पर्वतों से, कि वेस्टर्न स्लोप को चढ़ के बरसातें करा के ईस्ट में आती है। भारत के हिमालय पर्वत पूछते हैं कुछ है तुम्हारे पास, कहती पूरा लूटा है रास्ते में, ख़त्म हूँ मैं। कहते कोई बात नहीं, कुछ मिलेगा तुम्हें यहाँ से, फिर तुम फिर से नया यौवन प्राप्त करोगी। और फिर घुसा लेते हैं उसको अपने पूरे अंदर, और अंदर आने के बाद वैलीज़ में आ जाती है। और ये कौन सा इलाका है? बहुत ही भव्य नदियों का इलाका है, और नदियाँ भी आप जानते कौन कौन सी है? सिंधु है, उसके नीचे आ जाओ तो उसकी इतनी सारी ट्रिब्यूटरी है, फिर झेलम है, फिर नीचे चेनाब है,
नीचे रावी, ब्यास, सतलुज है, नदियों की तो कोई कमी नहीं है, पंजनाड़ बनता है। तो एक बारी ये ऑक्लूडेड फॉर्म में खत्म हो करके ही घुसती है भारत में लगभग, लेकिन क्षमता गई नहीं है इसकी, है तो ये साइक्लोन ही। आने के बाद इसको कहीं से अगर थोड़ा सा भी 2 घूंट पानी पिला दोगे नीचे से, उसे ये 10 गुना कर करके बरसात देगी तुम पे। और इन नदियों और इन घाटियों के इलाकों से ये पानी गेन करती है। तो माउंटेन रीचेस पे चढ़ी वेस्ट में, सुलेमान के थार में चढ़ते हुए बारिश करा दी असेंडेंसी के दौरान, ओरोग्राफिक। और उसके बाद आपको पता है जब डिसेंड करेगी तो क्या हो जाएगी, वार्म हो जाएगी, वॉल्यूम एक्सपेंड हो जाएगा तो गर्म। किसी तरह से वैली में एंटर हो गई। वैलीज में एंटर होने के बाद जल ले लिया। जल लेने के बाद आपको पता है हिमालयन माउंटेन मल्टीपल रेंजेस हैं। अब अगला वैली के बाद तो नेक्स्ट माउंटेन भी आएगा ना भाई। नेक्स्ट माउंटेन में चढ़ रही है और चढ़ते चढ़ते उसने पूरी वर्षा करानी शुरू कर दी। और अगर हाई लैटिट्यूड है तो सैचुरेशन लेवल कहाँ होगा आपको पता है, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट चले जाएंगे, अबव द फ्रीजिंग पॉइंट चले जाएंगे। और उसके बाद चले जाने के बाद बहुत ज़बरदस्त स्नो बन जाएगी। तो जम्मू कश्मीर के इलाकों में बर्फ़बारियाँ हो रही हैं। और उसके बाद जैसे जैसे हम नीचे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के इलाकों में आ रहे हैं, बरसातें हो रही हैं। दिल्ली, वेस्टर्न यूपी में देखें तो बरसातें हो रही हैं। यूपी में बरसात कराएगा, आगे आगे जाएगा, पटना तक चला जाएगा, बिहार चला जाएगा, आगे चला जाएगा, अरुणाचल प्रदेश चला जाएगा। और अरुणाचल प्रदेश तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बरसातें कराती हैं। नवंबर के महीने में अगर 2 आती हैं, दिसंबर के महीने में 4 आती हैं, जनवरी फरवरी में 5 आती हैं, और मार्च के महीने में अगर फिर से वापस से 3 से 4 आती हैं, अप्रैल में 3 हो जाएंगी, तो मई तक मार कर रही है, 1 या 2 आएगी। तो कोई पूछ ले कहाँ से कहाँ तक फैली, नवंबर से मई तक महीने में। कोई पूछ ले कहाँ से कहाँ तक है, जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक, उत्तर भारत लपेटा हुआ है इसने पूरा। कोई पूछे नीचे कहाँ तक है, तो राजस्थान तक। कोई पूछ ले कि क्या पेनिनसुलर इंडिया के नॉर्दर्न रीजन में बरसातें करा देती, कोई दिक्कत की बात नहीं। गंगा की वैली है और गंगा की वैली के साथ ऐसे बह रही है, नीचे एकदम से खड़ा हुआ पेनिनसुलर प्लेट्यू है, तो उसके नॉर्दर्न रीजन में बरसातें करा देगी, बरसातें हो जाएगी। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से बरसातें मिल जाती हैं। डिस्टर्बेंसेस क्यों बोल दिया भैया, एटमॉस्फेयर में टर्बुलेंस क्रिएट कर दिया ना, तो डिस्टर्बेंस ही है ना। रेनफॉल होने के लिए व्हाट डू वी नीड, काम और डिस्टर्बेंसेस। डिस्टर्बेंस, स्टेबिलिटी चाहिए, इंस्टेबिलिटी, और बरसात हो जाती है। अब इसी तरह से ये सब करते कराते निकल जा रही है अरुणाचल प्रदेश। तो इसको किस किस तरह से जानने का प्रयास हमें करना है, इसे जानने का प्रयास हमें इस तरह से करना है कि जब ये आ रही है, अब बहुत इम्पोर्टेंट है, जब ये आ रही है, साइक्लोन आ रहा है, तो साइक्लोन के आने की एक खासियत क्या है कि जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और साइक्लोन आ रहा है वेस्ट से, तो मुझे ये पता लग जाएगा कि साइक्लोन आ रहा है वेस्ट से, क्योंकि साइक्लोन में लो प्रेशर सेंटर है, वो चारों दिशाओं से हवाएं खींच रहा है। तो यहाँ से हवा आएगी, मेरे बाल इधर को उड़ेंगे, वो खींच लेगा। और उधर से भी कहीं पाकिस्तान से हवाएं खींच रहा है, ये इसकी इंपॉर्टेंट खासियत है। इस तरह से जिस जगह पे आएगी वहाँ पर पहले शांत माहौल हो जाएगा, एकदम से शांत, जैसा 4 दिन पहले पंजाब में हुआ था। और जैसे ही ये मेन पॉइंट पहुँच जाएगा इसका, बरसातें शुरू हो जाएंगी, बरसातें होती चली जाएंगी। और जब ये गुजर रहा है तो कोई भी साइक्लोन है, साइक्लोन के फ्रंट रीजन में आपको बरसात दिख रही है, सेंट्रल रीजन आएगा, फिर उसका बैक रीजन भी बरसात है, लेकिन फाइनली उसका डिसिपेशन ही होना होता है, हवाएं बिखरनी ही होती हैं। तो जैसे जैसे साइक्लोन गुजरता है, साइक्लोन से हवाएं नीचे गिर जाएंगी लास्ट मोमेंट में, और वो हवाएं जो गिर जाती हैं, इसके गुजर जाने के बाद वेदर क्लीन हो जाता है, स्काई बिल्कुल क्लियर हो जाता है, क्लाउड नहीं रहते, दिन ब्राइट हो जाता, लेकिन स्क्वेल्स, कोल्ड विंड्स बहुत ज़बरदस्त आ जाती हैं। कल से फील कर रहे हो आप, आज सुबह से ज़्यादा हो गई है, मतलब साइक्लोन गुजर गया है। उसकी रियर साइड का जो इम्पैक्ट आना था, अब जो डिसेंडिंग एयर्स, स्क्वेल्स की फॉर्म में, ड्राई एयर्स, डिसेंडिंग एयर्स, क्लियर वेदर, वो हो गया है। और यह साइक्लोन से ज़्यादा लंबे समय तक रहता है। अब ये कोल्ड वेव ज़्यादा दिन तक फील होगी। आई बात समझ में? ये एक इम्पॉर्टेंट कहानी है और वो आपको फील हो रही है। कोल्ड वेव का बहाव क्या रहेगा, साइक्लोन वाली कोल्ड वेव का बहाव क्या रहेगा? मैं कहता हूँ नॉर्थ से साउथ रहेगा, मैं ही कहता हूँ नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ रहेगा। मैं प्रूव भी कर देता हूँ। जब हमने बात लैटिट्यूड वाइज की है, तो ये विंटर सीजन है और सन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे वर्टिकल है, 22 दिसंबर है। सन साउथवर्ड इस तरह से जा रहा था, तो सन ने सबसे पहले कौन सा रीजन छोड़ा होगा? जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा का रीजन छोड़ा होगा।
और उसके बाद कौन सा रीजन छोड़ा होगा, ये गंगा वैली का साउथर्न रीजन जो पेनिनसुलर प्लेटू को टच करता है। तो कंपैरेटिवली इस फॉर्मूले के बेसिस पे देखें, थर्मल कंडक्टिविटी फॉर्मूले से देखें, तो ये नॉर्थ वेस्टर्न रीजन से कहीं ना कहीं ये गंगा का साउथर्न रीजन एज कम्पेयर टू टेम्परेचर वाइज ज़्यादा हॉट है, ठीक है, ज़्यादा हॉट है। यहाँ पे प्रेशर रिलेटिवली, वैसे तो पूरा उत्तर भारत ठंडा है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर रिलेटिवली ज़्यादा है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के। यहाँ पर प्रेशर इस समय में लो है, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है, तो यहाँ पे प्रेशर हाई है। तो प्रेशर ग्रेडियंट इस तरह से बनेगा, नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट या नॉर्थ से साउथ। तो हवाएं नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट या नॉर्थ से साउथ चलती, तो नॉर्दर्ली कोल्ड विंड है, स्क्वेल्स। एक यह कारण है, यह शीतलहरियाँ। पंजाब में अक्सर शब्द सुना होगा, शीतलहरी चल रही, शीतलहर चल रही, शीतल, कोल्ड, ये एक इंपॉर्टेंट रीजन। दूसरा रीजन, जैसे वेस्टर्न घाट नहीं रोक पाए हैं वेस्टर्न मानसून को, साउथ वेस्ट मानसून को इनलैंड जाने में, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट रास्ते हैं, पासेस हैं, विंड गैप निकल गए, लेक्चर में सुन लोगे दोपहर वाले। इसी तरह से अगर ये पूरा हिमालय पर्वत देखें, तो इस समय में क्या हो रहा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस केवल भारत में तो नहीं आई, और केवल एक पतले से जोन में तो नहीं बनी, 40, 45, 50 डिग्री लैटिट्यूड तक बन रही हैं प्रॉपर, और पूरा वेस्ट ईस्टवर्ड जा रही हैं, पूरे सेंट्रल एशिया को प्रभावित कर रही हैं। और अगर उस पर्टिकुलर यूरोपियन रीजन में हवाएं 60 डिग्री लैटिट्यूड से उतर के 30 डिग्री तक आ रही थी नॉर्थ ईस्टर्ली की फॉर्म में, अगर देखें 90 डिग्री से 60 डिग्री तक, और वो प्रेशर बेल्ट ही अब साउथवर्ड शिफ्ट हो गई है, तो रशिया के साइबेरिया रीजन में भी तो ये फिनोमेना हो रहा होगा, वहाँ पे भी तो विंड्स नीचे की तरफ आ रही होंगी, और वो बेल्ट ही नीचे की तरफ खिसकी हुई है। तो इस समय हिमालय पर्वत जो दीवार की तरह बचाता है आपको साइबेरिया के कोल्ड एयर मासेस से, वो हिमालय का दरवाजा खटखटा रहे हैं, हम आ गए, तुम्हारे मुहाने पे खड़े, बताओ क्या करना है। और इस बार इतने ह्यूमंगस फॉर्म में आते हैं कि आप भारतीयों की जान तो बचाते हैं, लेकिन आक्रमण हुआ है तो कोई ना कोई सैनिक थोड़ा सा रास्ता तो बनाएंगे ही। मेजोरिटी फोर्स किले के अंदर नहीं आ पाई, कुछ सैनिक दरवाजा भेद के दीवार फांद के निकल जाएंगे। और हिमालय के सारे पासेस, अगर आप जम्मू कश्मीर से शुरू करते हैं अरुणाचल प्रदेश तक, तो आपको पता है कौन कौन से पास हैं। बुरजिल पास, जॉर्जिला पास, बारालाचाला, शिपकीला, नाथुला, थागाला, नीति, लिपू लेक, शिपकी, जेलेपला, सारे बॉम्डीला, इन पासेस के थ्रू ये कोल्ड साइबेरियन मासेस भारत में एंटर हो जाएंगे। और एंटर होने के बाद क्लियर कट कहानी है कि वहाँ पे रिलेटिवली टेम्परेचर और लो हुआ, और यहाँ पर टेम्परेचर उसके कंपेरेटिवली हाई है। कहाँ? गंगा के साउथ में। यहाँ पे प्रेशर और हाई लो हुआ, यहाँ पे प्रेशर और लो हुआ, वहाँ पे प्रेशर और हाई हुआ, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर से टेम्परेचर 6 से 8, 10 डिग्री तक गिर जाता है साइक्लोन के आने के बाद और साइबेरियन कोल्ड मासेस के पासेस से अंदर करने के बाद। तो इसकी वजह से इंटेंस कोल्ड वेव क्रिएट होंगी, ज़बरदस्त शीतलहरी जो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट से साउथ और साउथ ईस्ट फ्लो करेगी। पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार पूरी तरह शीतलहरी की चपेटों में आ जाएगी। और आप खबरें सुन रहे होते हैं कि यूपी बिहार में इतने लोगों की मौत हो गई। ये है क्लाइमेट का प्रभाव। अगर गरीबी है तो एक्सट्रीमिटी ऑफ द क्लाइमेट से मौत भी तय है, चाहे फिर वो गर्मियों की लू से मरिए और चाहे वो शीतकाल के शीतलहरियों से मरिए, मरना तो गरीब के ही भाग्यों में है। इसलिए सरकार को जो लाभ पहुंचाना, किसको पहुंचाना है? आखिरी पंक्ति के आखिरी छोर में खड़े आखिरी मनुष्य को। इसे क्या कहते हैं? लोकतंत्र। और इसको बार बार सिखाने का काम कौन करता है? मॉनसून। और मॉनसून क्या है? भारत का कॉम्प्रिहेंसिव नेचर में एक क्लाइमेट है, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट रिदमिक सीजन है, वो है विंटर। विंटर में आती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और कोल्ड साइबेरियन मासेस, जो दर्रों को चीर करके निकल जाते हैं, जिन्हें रोकने का दम किसी में नहीं। और यही कारण है इन्हीं विंटर सीजन में हिमालय के इंपॉर्टेंट रिजॉर्ट्स, उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट रिजॉर्ट्स, जम्मू कश्मीर के इंपॉर्टेंट एरिया में चले जाइए, लेकिन कुल्लू मनाली और बाकी जगहों पे जाइए, रोहतांग का दर्रा बंद करना पड़ता है, क्योंकि रोहतांग के बर्रे में एनॉर्मस बर्फ जम जाती है, एनॉर्मस स्नोफॉल हो जाता है, क्योंकि कोल्ड मासेस को निकलने की जगह दे रहा है। और वहाँ पर टेम्परेचर एज कम्पेयर टू अदर एरिया बहुत डाउन हो जाएगा, इसलिए वो बंद हो जाते हैं। तो सर्दियों के दिनों में भारत को डिफेंस भी देता है हिमालय और कोल्ड साइबेरियन मास, क्योंकि सर्दियों के दिनों में अगर टेम्परेचर इतना लो है कि आप वहाँ पे नहीं रह सकते हैं,
तो अल्टीमेटली खतरा भी नहीं, क्योंकि पासेस ब्लॉक हो रखे हैं बड़े पैमाने पर, क्योंकि बर्फबारी हो गई है, इसलिए आप सुनते होंगे। और यही कारण है 1962 के युद्ध में चाइना देख रहा था कि लंबे समय तक नहीं टिक पाऊंगा, सेनाएं वापस खींच ली, क्योंकि विंटर सीजन का आगमन बम्पर हो गया था और थोड़े ही समय में पासेस बंद होने वाले थे, पीछे की रेनफोर्समेंट की सप्लाई खत्म होने वाली थी, और इस तरह से रक्षण होता है भारत का। तो यह दर्रे ऑटोमेटिकली बंद भी हो जाते हैं, ये इनकी खासियत। यह बात क्लियर हुई? तो यह इंपॉर्टेंट बात है। यह वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज अब रोल कैसे प्ले करती हैं? साइक्लोन की तरह आ रही हैं ऐसे, और साइक्लोन में कैसे घूमता है? घड़ी कांटे की तरह उल्टा, ऐसा ऐसा, मतलब 12 1 2 3 नहीं बजाता है, पीछे से बजाता है 6 5 4 3 2 1 12, ऐसे उल्टा चलता है और चलते चलते आगे जाता है। इसकी वजह से कुछ करता भी है। वो क्या करता है? अगर तो अपर एयर में एंटी साइक्लोन बना हुआ है, तो एंटी साइक्लोन की एक प्रवृत्ति रहती है हमेशा, और प्रकृति भी रहती है भाई, नीचे से उठने वाली चीज़ों को दबाता है, बैठ जाओ। और अगर अपर एयर में साइक्लोन बना हुआ है, ये नीचे से उठने वाली चीज़ों को खींचता है, आओ आओ तुम्हें बताता हूँ मैं, आओ मुझसे भी ऊपर निकल जाओ, कहीं चली जाओ, दोबारा नज़र ना हो, इस तरह से आओ। ऐसी सोच के साथ ही आगे बढ़ता है और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। समय बीतता ही चला जा रहा है। समय ऐसा बीता है कि 23 मार्च आ गई, सूर्य फिर से उठ खड़ा हुआ इक्वेटर के ऊपर। समय कौन सा है? स्प्रिंग इक्विनॉक्स। सूर्य कह रहा है मैं आगे रहूँगा, तुम लोगों ने जो जो किया उत्तर भारत में मैं चेक करके जाऊँगा, मेरी ये प्रकृति। सूर्य की चाल जैसे जैसे नॉर्थवर्ड हो रही है, वैसे वैसे पेनिनसुला के, झारखंड के जितने भी हाई लैंड रीजन हैं, वो कंपेरेटिवली लो लैंड रीजन के कंपेरेटिवली गर्मा रहे हैं। आसाम का इलाका गर्मा गया, अरुणाचल का इलाका गर्मा गया, झारखंड, हजारीबाग, रांची गर्मा गए, कहते हैं हम गर्म हो गए हैं। मार्च का महीना, अप्रैल का महीना पूरे गर्म रहे, मई गर्म। अब गर्म होने के बाद कन्वेक्टिव सेल ऊपर उठ रहे हैं, कन्वेक्टिव मैकेनिज्म। विंड गर्म होके, हवा गर्म होके ठंडी हो, गर्म होके हल्की होके ऊपर उठती ही जा रही है। कुछ हो नहीं रहा था, उठ के भी उठ रही थी, कुछ हो नहीं रहा था। इतने में इसका समर्थन करेंगी कोई चीज़ें। यूपीएससी में आ जाए कि वेस्टर्लीज, तो वेस्टर्लीज की तो हैसियत है कि वो साइक्लोन को लेके आ रही है। वेस्टर्ली भी यस पूछा जाएगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज यस, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज ही तो आ रही हैं वेस्टर्ली के साथ। और वेस्टर्ली खुद भी कितनी उन्मादी है आपको पता है, बढ़ते बढ़ते सेल बना देती है, एंटी साइक्लोन सेल और साइक्लोन सेल बना देती है, दोनों मिल के आ रही हैं। बस एक यात्री है तो एक ट्रेन है। अगर साइक्लोन यात्री है तो वेस्टर्ली ट्रेन है, उस ट्रेन में सवार होके वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नाम का यात्री आ रहा। बस दोनों आपस में मिली हुई हैं। और एक बात तो याद रखना यार, अगर ट्रेन घूमेगी तो अंदर बैठा यात्री भी तो घूमेगा, दोनों ही घूम रहे हैं, आ रहे हैं। आते आते झारखंड के ऊपर आए, पूछ रहे क्या कर रहे हो तुम? कह रहे मैं ऊपर उठ रहा हूँ, लेकिन ज़िंदगी में कुछ आ ही नहीं रहा। कह रहा बंगाल से खींच लो, बे ऑफ बंगाल से पानी खींचो, हवाएं खींचो, तुम वैक्यूम बनाओ। तो कह रहा वैक्यूम तो बना लो, अगर मुझे ऊपर से तुम हाथ पकड़ के इस कुएं में से खींच लो ना एक बार, मुझे ज़्यादा समर्थन मिलेगा, मैं ज़्यादा हवाएं खींच पाऊँगा, क्योंकि बड़ा कठिन है बंगाल से सामान खींचना। तो ऐसे में वो ऊपर खड़े होकर रास्ता डालेगा, इसको ऊपर उठ रहे करंट को, बोलेगा आओ, एक की जगह 100 लोग आओ, और फटाफट ये कन्वेक्टिव सेल ऊपर की तरफ उठेंगे झारखंड की तरफ, फटाफट बे ऑफ बंगाल बाकी रीजन से सारी मॉइस्चर लेडन विंड खींचेंगे, और ऊपर वो लगाई हुआ है कृष्ण के सुदर्शन की तरह, आओ सब ले लूँगा अंदर ही। जैसे सीरियल में वो सब खींच लेते हैं ना, बस उसको साइक्लोन ही समझना। कृष्ण जब उसे छोड़ते हैं वो सब अपने अंदर खींच लेता है, और उसके बाद कहाँ चला जाता है पता ही नहीं लगता। कुंडलिनी शक्तियाँ हैं वो, तो प्रकृति की कुंडलिनी शक्तियाँ कौन है? साइक्लोन। और ऐसे में उसने नीचे से जब कन्वेक्टिव सेल मैकेनिज्म खींचे हैं, अब्रप्ट राइज हुआ है कन्वेक्टिव सेल्स का, इसकी वजह से अब्रप्टली विंड गस्ट हुई है इनवर्ड साइड में, और अब्रप्टली ऊपर की तरफ उठी है। वो बहुत ही भयंकर कुमुलोनिम्बस क्लाउड बने हैं, एकदम डार्क, बिजली की कड़कड़ाहट एकदम खतरनाक, और हाई लेवल पे बरसात हो रही है। और यह काल बैसाखी, लोग कहते हैं काल बैसाखी, और ये हो रही है। इसके जिम्मेदार कौन हुए? इसके जिम्मेदार हुए नॉर्थ वेस्ट से आने वाले साइक्लोनिक और वेस्टर्ली पवनें, इक्वेटोरियल वेस्टर्ली और ट्रॉपिकल हाई एल्टीट्यूड वेस्टर्लीज।
तो वो नॉर्थ वेस्ट से आ रही हैं, झारखंड में वर्षा करेंगी, आसाम में वर्षा करेंगी, नागालैंड, मिजोरम, वेस्ट बंगाल, मणिपुर में वर्षा करेंगी। और इसको हम क्या कहते हैं? नॉर्वेस्टर्स। और ये नॉर्वेस्टर्स बहुत ज़बरदस्त वर्षा कर रही हैं उड़ीसा, झारखंड, बंगाल के इलाके में, आसाम और मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर को भी प्रभावित कर रही हैं। तो कम समय में बहुत टॉरेंशियल रेनफॉल करना है, वेरी कॉपियस रेनफॉल। इसकी वजह से क्या होता है? लैंड को वाटर होल्डिंग के लिए टाइम नहीं मिलता है, पहली बात। दूसरी बड़ी बात, लैंड गर्म हो रखा था इस समय में, और गर्म होने के बाद उसके पास इस समय तक कोई उस लेवल पर सैचुरेशन लेवल नहीं था कि वो सॉइल में वाटर को प्रॉपर सैचुरेट कर चुका है, उसको यूज़ करना है पानी। तो तेज़ी से जब यह प्रवाह बढ़ता है, इस प्रवाह की वजह से जान माल का, पशुओं का, लोगों का बहुत नुकसान होता है। तो नॉर्वेस्टर बहुत ध्वंस करती है, बहुत वायलेंट वे में बरसती। आई बात समझ? ये एक इम्पॉर्टेंट कहानी है। हमने नॉर्वेस्टर भी देखी, हमने वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से दिखी हुई आसाम की टी प्लांटेशन भी देखी, हमने झारखंड की काल बैसाखी भी देखी जिसमें कन्वेक्शन, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और वेस्टर्ली का रोल देख लिया। ये सारी कहानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से जुड़ी है। विंटर सीजन में इसका आगमन हुआ और इसने समर सीजन तक प्रभावित करने का काम किया है। और यह नॉर्वेस्टर के थ्रू, ये वेस्टर्ली साइक्लोन और यह काल बैसाखियाँ, ये जो बरसातें हो रही हैं, इन्हें आप कहते हैं स्प्रिंग रेनफॉल या स्प्रिंग स्टॉर्म रेनफॉल। आपसे कोई पूछ ले तो आंसर कर देना। ये बात क्लियर है? ये जूट की कल्टीवेशन के लिए, टी की कल्टीवेशन के लिए बड़ा लाभदायक होता है। लेकिन इस सारी चीज़ में आपने क्या देखा? टोपोग्राफी ही इम्पोर्टेंट है। टोपोग्राफी ना होती कुछ नहीं होता। अपलैंड रीजन ऑफ झारखंड प्लेटू ना होता तो क्या करते हैं? पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हिमालय ही ना होता, वैली ना बनाता, आगे वैली में डिसेंड करके मॉइस्चर गेन ही ना करती, फिर अगला माउंटेन उसे असेंड ही ना करता, कंडेंसेशन ही ना होता तो क्या होता? फिर इतना लंबा फ्लैट गंगा का मैदान अगर उसे आगे बढ़ने ही ना देता, अरुणाचल प्रदेश, आसाम जाती ही नहीं, टी कल्टीवेशन में लाभ देती नहीं, बंगाल की जूट कल्टीवेशन को समर्थन करती ही नहीं, लोगों की जान माल का नुकसान होता ही नहीं, टेम्परेचर में गिरावट आती ही नहीं। ये सब किसकी वजह से हो पाया? टोपोग्राफी की वजह से। टोपोग्राफी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ हमने ईस्ट में पढ़ लिया ना, तो केवल इतना ही नहीं है वर्षा, ये ज़्यादा वर्षा कराती नहीं है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ज़्यादा वर्षा कराते नहीं, लेकिन जितनी कराते हैं, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी में वीट कल्टीवेशन के लिए बड़ी लाभदायक होती है बेटा। पंजाब, हरियाणा वीट मैंने कल भी बता दिया। तो फसलों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन बर्फ़बारी हो जाती है, इसके गुजरने के बाद, साइक्लोन के बाद बहुत ज़बरदस्त फ्रॉस्ट आता है, और उस फ्रॉस्ट की वजह से फसलों का नुकसान भी होता है। फिर फॉग बहुत डेंस बनती है चले जाने के बाद, क्योंकि स्काई एकदम से क्लियर हो जाता है, और स्काई क्लियर होने के बाद इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर का कंसेप्ट बड़ी क्विकली इस्टेब्लिश होता है। इसकी वजह से फॉग बहुत डेंस बनती है, और फॉग की वजह से अवरुद्ध होता है यातायात, ट्रांसपोर्टेशन, और सबसे ज़्यादा इसका असर पड़ता है एयर ट्रांसपोर्ट पे। और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के दौरान कहने के द्वारा दिसंबर, जनवरी, फरवरी मैक्सिमम ऑब्स्ट्रक्शन होता है यात्राओं में, मैक्सिमम ऑब्स्ट्रक्शन होता है हवाई उड़ान में, और ये इसी से कनेक्टेड है, याद रखना। स्क्वेल्स से कनेक्टेड है, साइक्लोन के गुजर जाने से कनेक्टेड है। फ्लाइट लैंड ही नहीं हो पाती, उड़ ही नहीं पाती, सिग्नल ही नहीं मिल पाते। आई बात समझ में? ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। इतनी कहानी क्लियर हो गई? ये क्लियर विंटर भी कर दिया साथ में ही, और समर भी कर दिया। लू, आंधियाँ सब बता दी गई हैं पहले ही, और समर की बाकी सारी प्री मॉनसून सावर सारे क्लियर हैं, आपको बता दिए गए हैं। अब इसके बाद हमें निकल के आना है, ये सारा क्रॉस करने के बाद विंटर के ही एक और मॉनसून में, जिसको रिट्रीट मॉनसून कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट से आने वाला मॉनसून कहते हैं। ये क्या कंसेप्ट है, इसको समझने का प्रयास करो। हालांकि समझा दिया गया है, फिर भी एक बार और इसको अच्छे से समझिए। नॉर्थ ईस्ट मॉनसून होता क्या है? सिंपल सा एस्पेक्ट है। 22 दिसंबर पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सर वर्टिकल है। क्लियर है भाई? तो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो 0 डिग्री इक्वेटर पे थी, कहाँ चली गई? अब 22 डिग्री हाफ साउथ पे, 23 डिग्री हाफ साउथ पे। क्लियर है कट? तो अब वहां से हवाएं उठ रही हैं ना,
पहले 0 डिग्री से उठने वाली हवाएं आ करके कहाँ पर गिर रही थी? 0 डिग्री से उठ के आके 30 डिग्री नॉर्थ पे गिर रही थी ना। अब वो ITCZ शिफ्ट करके कहाँ चली गई है? 22-23 डिग्री पे ना। वहाँ से उठ के आके कहाँ गिरेगी? 10 से 15 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे ना, भारत पे ना। 10 से 15 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर आ करके गिर रही है ना, ये देखिए गिर रही हैं। और गिरने के बाद किधर को जाने का काम करेंगी? गिरने के बाद किधर जाने का काम करेंगी? यहाँ से अगर इसको देखें तो टुवर्ड्स द राइट, नॉर्थ ईस्ट। तो इस तरह से पूरी की पूरी नॉर्थ ईस्ट विंड यहाँ पे स्टेब्लिश हो जाती है। नॉर्थ ईस्ट विंड क्या हो जाती है? स्टेब्लिश हो जाती है। ये सारा का सारा फिनोमेना ग्लोब में होता है। लेकिन आप लोग पता है कहाँ से गलतियाँ करोगे? बर्बादी कहाँ से शुरू होती है? बर्बादी का आलम कुछ यहाँ से शुरू होता है कि हम ऑलवेज ITCZ को और अदर प्रेशर बेल्ट को ऐसे सीधा मान के चलते हैं। ITCZ कभी सीधी नहीं होती। ITCZ हो सकता है यहाँ पे अफ्रीका में ऐसे है और यहाँ पे इस समय गंगा के मैदानों में है। इसी तरह से अदर प्रेशर बेल्ट भी कभी सीधी नहीं होती हैं। उन प्रेशर बेल्ट की लोकेशन वेव की फॉर्म में इस तरह से चलती रहती है। तो यही प्रेशर बेल्ट हो सकता है यहाँ से चलते हुए इस तरह से यहाँ स्टैब्लिश हो रखी है।